हेलो वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। मैं व्रत कुमार आपके लिए नेक्स्ट टॉपिक लेके आया हूँ बीए थर्ड ईयर के लिए पॉलिटिकल साइंस में। बिल्कुल हम बात करें अमेरिकी विदेश नीति के बारे में। यस, तो अमेरिका की विदेश नीति को हम समझेंगे पार्ट ऑफ 2 में, यानी टोटल 2 पार्ट होंगे। तो पहले हम समझ रहे हैं कि अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के आधारभूत तत्व, क्योंकि डायरेक्टली विदेश नीति को समझना इससे बेटर ये होगा कि हमें उसके बैकग्राउंड को समझना होगा। देन फिर अगर आप पॉइंट भूल भी जाते हैं ना तो वो याद आ जाता है। तो इसलिए हम अमेरिका की विदेश नीति के अंतर्गत सबसे पहले पढ़ेंगे निर्माण के आधारभूत तत्व। अमेरिका की विदेश नीति निर्माण के आधारभूत तत्व। आधारभूत तत्व यानी ऐसी क्या पॉसिबिलिटी है, ऐसी क्या वजह है कि अमेरिका की विदेश नीति है वह इन कारणों से प्रभावित होती है या बनती है। तो इसी में हम बात करने वाले। जैसे आप सभी को पता है अमेरिका की विदेश नीति के बारे में, तो आज सबसे पावरफुल विदेश नीति के तौर पे जानी जाती है। और बात करें तो इनकी इस विदेश नीति में वहाँ के क्षेत्र, महत्वाकांक्षाएं और उस देश की जो कह सकते हैं कि जो व्यवस्था है वो यहाँ पर परिलक्षित होती है। तो सीधा सा हम ये कहेंगे कि अमेरिका की विदेश नीति के अंतर्गत वहाँ का भौगोलिक है, एनवायरमेंटल स्टडी, हम मतलब एनवायरमेंट कह के प्राकृतिक संसाधनों की बात करें, सुरक्षात्मक रूप में देखें मानव स्रोत की जनसंख्या और वहाँ का जो प्रोडक्टिव जो एनवायरमेंट होता है, इन कुछ कुल मिलाकर कुछ ऐसी चीज़ें पॉसिबिलिटी है वहाँ पर कि अमेरिका की विदेश नीति को बैकबोन करती है, सपोर्ट करती है। तो सबसे पहले बात करें अमेरिकी विदेश नीति के निर्माणकारी आधारभूत तत्वों के बारे में। जो जब चीज पहला जस्ट अभी मैंने आपको बातों में बताया, भौगोलिक तत्व। भौगोलिक तत्व देखिए, पहला तत्व बिल्कुल हर देश की विदेश नीति के निर्माण में उसकी भौगोलिक परिस्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप जानते हैं कि भौगोलिक स्थिति किसी भी देश को कमजोर या मजबूत बना देती है। तो जैसे कि अमेरिका के बारे में एक फ्रेंच राजदूत ने कहा था कि अमेरिका के उत्तर और दक्षिण में तो उसके कमजोर हैं, यानी उसके सामने कमजोर है जो देश जो भी है, और पूर्व और पश्चिम की बात करें तो वहां पे मछलियां हैं। यानी कहने का मतलब है इन्हें प्राकृतिक सीमाओं के तौर पर किसी भी प्रकार से, यानी भारत को जैसे अपने प्राकृतिक सीमा को रक्षा करने के लिए कितने संसाधन, मानवीय संसाधन की जरूरत पड़ती है, वैसा यहाँ पर नहीं। यानी इनका प्राकृतिक जो एनवायरमेंट है वो काफी अच्छा, भौगोलिक काफी अच्छा है। और इसके अलावा भी बात करें यहाँ पर तो देखिए अमेरिका के एक्चुअल में क्या है कि इनकी भौगोलिक स्थिति है वह इनके व्यापार वाणिज्य में सपोर्ट करती है, उनकी सुरक्षा सीमा रेखा को मजबूत बनाती है। और साथ ही साथ इवन बात करें तो अमेरिका की जो ये भौगोलिक जो एक्चुअल में जो अमेरिका की ये नीति होती है, इस नीति को बनाने में भौगोलिक स्थिति का बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि देखिए किसी भी देश की परिवार के बारे में कहते हैं ये परिवार अच्छा बुरा कैसा, तो उसका भौगोलिक एनवायरमेंट, उस परिवार की स्थिति है वो उसे सपोर्ट करती है या उसे बिगाड़ देती है। तो अमेरिका की जो भौगोलिक स्थिति है ना वो बहुत बढ़िया है। इस वजह से अमेरिका की विदेश नीति है वो विदेश नीतियों में सबसे अच्छी विदेश नीति मानी जाती है। दूसरी बात करें इसके निर्माणकारी तत्वों के अंतर्गत, ठीक है ना, तो दूसरी है प्राकृतिक संसाधन। जो हर बार आप ये पॉइंट तो याद ही रख सकते हैं, प्राकृतिक संसाधन या साधन मान लीजिए आपके, इवन मान लीजिए थर्ड ईयर के किसी भी, आपके थर्ड ईयर के किसी भी पॉइंट अगर क्वेश्चन इस प्रकार का आ जाए, किसी भी यूनिट से आ जाए, मतलब अगर बात करें ऑलमोस्ट, तो आपकी विदेश नीति है जैसे अमेरिका की विदेश नीति कहें, फ्रांस की कहें, ब्रिटेन की कहें, या इवन स्विट्जरलैंड के अलावा आप चीन की विदेश नीति के बारे में प्रश्न भी आ सकता है। तो सबकी विदेश नीति में ये पॉइंट काफी सपोर्टिव होता है। तो आप याद रखिएगा, देखो प्राकृतिक साधन का मतलब है कि वो देश क्या आत्मनिर्भर है, क्या उसे अपने देश को चलाने के लिए किसी दूसरे देश पर निर्भर रहना पड़ता है। तो देखिए प्राकृतिक संसाधन कहने का मतलब है कि जो जरूरत है वो देश खुद उत्पादन कर पाए, तो उसे किसी की जरूरत नहीं, तो इस अकॉर्डिंग उसे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। इवन यही वजह है कि एक विदेश नीति है वो स्वतंत्र और शक्तिशाली और परिपूर्ण विदेश नीति बनती है। तो अमेरिका की विदेश नीति की अगर बात करें तो अमेरिका आर्थिक क्षेत्र में आत्मनिर्भर रहा है। और शुरुआत में हर जगह होता है कि खतरा रहता है, लेकिन एक देश अगर अपनी जरूरतों के रूप में, खाद्यान्नों के रूप में आत्मनिर्भर है तो वो सक्षम बन सकता है। तो इसी वजह से आज अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण विषय बन गया कि हर कोई देश अमेरिका की विदेश नीति का अध्ययन करते, इवन हम भी करें, क्योंकि वो एक आत्मनिर्भर देश है, उसके पास प्राकृतिक संसाधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। तो इस वजह से उसकी विदेश नीति भी एक यूनिक स्टाइल में बनती है। तीसरा जो इसका निर्माणकारी तत्व होता है वो होता है सुरक्षात्मक शक्ति। सुरक्षात्मक
शक्ति। देखिए इसके बारे में अगर आपको बताएं तो देखिए जो निर्बलता होती है, निर्बलता अगर है तो उसके लिए सुरक्षा का कोई विकल्प नहीं है। जो कमजोर है उसके लिए सुरक्षा किस बात की, यानी वह कितना भी करें निर्बलता की जो छवि है वो प्रकट हो जाती है। लेकिन अगर नीतियों की अपेक्षा उच्च आदर्श रखा जाए, या बात कर लें कि पहले से एक लेवल बढ़ाया जाए, एक स्टैंडर्ड बढ़ाया जाए, तो नीति अधिकतर सफल होती है। कहने का मतलब एक देश है अपना पहले लेवल अगर अप कर देता है तो वो सुरक्षा के मामले में अव्वल होता है। मान लीजिए एक देश कमजोर है, अब वो कितनी भी बढ़िया विदेश नीति बना ले, सुरक्षा की नीति बना ले, वो कमजोर ही साबित होता है। लेकिन अगर एक देश पहले से अपनी स्थिति मजबूत कर लेता है, वो पैसों के मामले में हो, आर्थिक मामले में हो, या इवन किसी भी मामले में, अगर उसका स्टैंडर्ड पहले दूसरे देशों से काफी स्टैंडर्ड बढ़ जाता है, तो उसकी सुरक्षात्मक नीति भी सफल हो पाती है। कहने का मतलब है कि उसमें ऑटोमेटिकली उसकी सुरक्षा शक्ति बढ़ जाती है। इवन आप समझ चुके होंगे कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अमेरिका के लोगों की बात करें तो अमेरिका के लोगों का विचार है कि विदेश नीति को सैनिक कार्यक्रम के द्वारा सहायता मिलनी चाहिए ताकि राष्ट्र को सुरक्षित रखा जा सके। इवन यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में सैनिकों का भी परम योगदान होना चाहिए, और ये उनकी वहां की लोगों की सरिद्धता का प्रमाण होता है कि वो देश सफल और सुरक्षात्मक रूप में शक्तिशाली बन पाए। देखिए आगे बात करते हैं पॉइंट 4 की। तो देखिए पॉइंट 4 है मानवीय स्रोत। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण के तौर पे वहां की इस नीति के निर्माण में है मानवीय स्रोत। मानवीय स्रोत मतलब, देखिए मानवीय स्रोत का मतलब है कि वहां के मानव किस प्रकार से सक्षम है, मानव किस प्रकार की कैपेबिलिटी रखते हैं। कहने का एक उदाहरण सिंपल सा है कि अगर एक देश कमजोर है, उनके लोगों की आमदनी बहुत कमजोर है, गरीबी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर है, तो फिर उसकी विदेश नीति है वो प्रभावित होती है। लेकिन अगर मानव का लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा है, मानव अच्छे से अपना जीवन यापन कर रहा है, यानी कहने का मतलब है अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़िया है, प्रति व्यक्ति आय बहुत बढ़िया है। देखो जैसे ये बात करें औसत अमेरिका की जो प्रति व्यक्ति आय है ना, यानी पर व्यक्ति की जो इनकम है ना, वो बाकी पश्चिमी या गैर पश्चिमी देशों से काफी ज्यादा है। प्रति व्यक्ति आय बहुत ज्यादा है, तो अब उसकी उत्पादन क्षमता भी अच्छी होगी, उसकी इन्वेस्टिंग या उनके मान लीजिए अपना जीवन लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा होगा। अमेरिका की विदेश नीति के निर्माण में इस प्रकार की जनसंख्या के आधार पर जो गुणवत्तात्मक जो विशेषता होती है ना, कि मानव वहां पर अपनी जरूरत के हिसाब से अच्छा कमा पाते हैं, उनके पास इनकम जनरेट के सोर्स हैं, अपनी सुख सुविधाओं को रख पाते हैं, तो कहीं ना कहीं मानव है वो अगर सक्षम और मानव एक प्रॉफिट के रूप में देश के साथ जुड़ते हैं तो देश की विदेश नीति अच्छी बनती है। अगर आप पेरेंट्स के लिए बोझ न बनकर पेरेंट्स के लिए सपोर्ट करें तो वो पेरेंट्स यानी वो परिवार बुलंदी करेगा नहीं करेगा। तो देश की बात भी यही है कि उसकी देश के लोग अगर सक्षम है और परिपूर्ण है और प्रति व्यक्ति आय बहुत अच्छी है, तो वह मानवीय स्रोत देश को और सपोर्ट करता है। ये इसी वजह से इनके निर्माण तत्व में मानवीय स्रोत है वो काफी प्रोडक्टिव या पॉजिटिव पक्ष के रूप में सामने आते हैं। इसके अलावा बात करें गृह नीति, यस गृह नीति और दबाव गुट, गृह नीति एवं दबाव गुट। देखो ये किस प्रकार से, तो ऑलमोस्टली अगर देखा जाए कि अगर अमेरिका में गृह नीति और दबाव गुट है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली थे, यानी अमेरिका की राजनीति में भी दबाव गुट का बहुत ज्यादा प्रभाव रहता है। इवन अगर दबाव गुट और गृह नीति के द्वारा किसी भी प्रकार का दबाव अगर डाला जाता है तो वहां की जो कार्यपालिका है उसको भी झुकना पड़ता है। तो कार्यपालिका यानी विदेश नीति बनाने वाले के तौर पे तो वो भी गृह नीति और बात कर ले कि दबाव गुटों की वजह से प्रभावित होते हैं, और जब दबाव गुट किसी तरह की अपनी बात रखते हैं तो उसकी अवहेलना कार्यपालिका नहीं कर पाती है। तो अमेरिका की फिलिस्तीन संबंधी विदेश नीति विदेश संबंधी जो यहूदियों की मांग को लेकर जो रखा गया था, यह हम बात करें कि धार्मिक और व्यापारिक संस्था है अमेरिका में, दूसरे सामाजिक संगठन भी हैं, और ये कहीं ना कहीं अमेरिका की विदेश नीति पर प्रभाव डालते हैं। तो इवन हम यही बात कर रहे हैं कि गृह नीति वहाँ की जो है और वहाँ के जो अलग अलग जो समूह हैं दबाव गुट हैं उनके अकॉर्डिंग वहाँ की विदेश नीति है वो बनती बिगड़ती है, यानी इनका एक हद तक प्रभाव रहता है। ये वजह है इनके विदेश नीति के निर्माण में। बात करते लास्ट पॉइंट, यहाँ पर लास्ट पॉइंट है संवैधानिक बंधन। यस संवैधानिक बंधन कैसे,
देखिए यहाँ पर बात करें कि संवैधानिक बंधन का देखो मीन्स ये होता है कि संविधान की कुछ परिस्थितियां वहां पर ऐसी है कि उसकी विदेश नीति एक सही दिशा में जाती है, यानी संविधान में नियम कायदे होते हैं कि भाई उसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। तो जनतंत्रात्मक व्यवस्था है और साथ ही साथ अमेरिका में संघीय प्रणाली को अपनाया गया है, यानी संघात्मक व्यवस्था है। तो इस संघात्मक व्यवस्था के अंतर्गत जब जब कभी अमेरिका की विदेश नीति बढ़ाई जाती है, उसके सामने संकट खड़े होते हैं, तो संविधान उसके लिए सक्षम नीति या उसके लिए व्यवस्था करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर विदेश नीति कभी दुविधा में पड़ जाए तो वहाँ का संविधान और न्यायपालिका, आप जानते हैं न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। इस प्रकार से संविधान और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णायक तत्वों की वजह से विदेश नीति के संचालन में केंद्रीय सरकार को जकड़ रखा है। यानी केंद्रीय नीति बनाने का काम तो वैसे सरकार का ही है, लेकिन सरकार विदेश नीति को बनाते समय उसे संविधान और न्यायपालिका की परिस्थितियों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। यानी कहने का मतलब है कि इनकी विदेश नीति में कहीं ना कहीं संवैधानिक बंधन है जिस अकॉर्डिंग वह आगे बढ़ती है। इस प्रकार से ये तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं अमेरिका की विदेश नीति जो बनाई गई है उस नीति के बनाने के क्या उद्देश्य है। तो अब बात करें अमेरिका की विदेश नीति के उद्देश्य। इसको भी देखो पॉइंट से समझेंगे, सॉरी। देखिए अमेरिका की विदेश नीति जो बनी है इसके कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी ऑब्जेक्ट एम है। क्यों विदेश नीति बनी है, इस विदेश नीति के क्या उद्देश्य है। देखो विदेश नीति को जानना एक अलग बात होती है, विदेश नीति के उद्देश्य को जानना एक अलग स्टडी की बात होती है। क्योंकि विदेश नीति कैसी होगी ये हमें तभी पता लगता है कि उसके उद्देश्य क्या है, यानी आपका एम क्या है। आप जो काम कर रहे हैं उससे पहले आप उद्देश्य है वो डिसाइड करते हैं कि भाई मुझे ये करना है, मेरा ये मकसद है। तो उद्देश्य ही उसके आने वाले काम को सफल बनाने की गारंटी देते हैं। तो इस वजह से बात करते हैं प्रत्येक राष्ट्र के अपने स्वार्थ होते हैं, हर राष्ट्र अपने किसी न किसी मतलब के लिए काम करता है। यानी एक व्यक्ति कदम भी आगे बढ़ाता है ना तो उसका कुछ निजी या कुछ स्वार्थ छुपा होता है। तो इस वजह से अमेरिका भी अपनी विदेश नीति जो बनाता है वह कहीं ना कहीं उनके स्वार्थ पर आधारित है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका भी कोई अलग नहीं है कि उसकी विदेश नीति परोपकारी, नहीं, उसकी विदेश नीति अपने खुद के हितों के अकॉर्डिंग ही बनती है। तो अब बात ये करेंगे कि अमेरिका की जो विदेश नीति है वह किन उद्देश्यों को लेकर बनी है। तो पहला पॉइंट आपके सामने है राष्ट्रीय सुरक्षा। यस डियर स्टूडेंट, राष्ट्रीय सुरक्षा हर देश की विदेश नीति का ये परम उद्देश्य होता है। परम उद्देश्य यानी परम शाश्वत सत्य है ये कि हर देश की विदेश नीति इसलिए बनाई जाती है कि वो अपने देश के लिए सुरक्षा करे, यानी उसे अपनी नीति इस प्रकार बनाए कि कभी भी उसकी देश की जो साख है वो खतरे में न पड़े। हर देश ये चाहता है कि मेरी नीति, मेरी प्रभाव, मेरा जो हित है वो पूरा हो पाए, इसलिए वो अपनी विदेश नीति को इतना बढ़िया बनाता है ताकि उस पर किसी भी प्रकार का संकट खड़ा ना हो जाए। इवन बात करें अमेरिका भी, तो अमेरिका की विदेश नीति का मुख्य लक्ष्य है उसकी सुरक्षा, और इसी की वजह से राष्ट्रीय सुरक्षा पर किसी भी प्रकार की आस नहीं आने देता है। तो अमेरिका यूरोप, एशिया तथा अफ्रीका में शक्ति संतुलन बनाए रखना भी चाहता है। यूरोप में पश्चिमी जर्मनी, एशिया में जापान और पाकिस्तान के साथ समर्थन की आवश्यकता पर भी बल देता है ताकि सोवियत संघ और साम्यवादी शक्तियों के विरुद्ध वह शक्ति स्थापित कर पाए। यानी कहने का मतलब है उसको कंट्रोल में रखना, उसकी मित्रता करना। इस प्रकार से वो संतुलन भी बनाए रखता है ताकि भविष्य में कभी भी कुछ समस्या उत्पन्न नहीं हो जाए। तो हर देश का एक परम उद्देश्य होता है कि उस विदेश नीति के द्वारा वो अपनी सुरक्षा कर पाए। ठीक है, देखिए बात करते हैं पॉइंट 2 की। तो पॉइंट 2 भी सीधा साधा है, वो दूसरा पॉइंट है जनतंत्र की रक्षा। जनतंत्र की रक्षा, जनतंत्र की रक्षा का मतलब क्या है। देखिए जनतंत्र की रक्षा का मतलब है लोगों का ये शासन, लोगों का उस देश की उस शासन व्यवस्था से जो उद्देश्य, जो मतलब मान लीजिए मैं इस भारत के लोकतंत्र से क्या चाहता हूं, तो उस अकॉर्डिंग भारत की सरकार है या भारत के संविधान में वो चीजें शामिल होती है ताकि वो उन लोगों के लिए उनके उद्देश्य, उनके कार्य, उनकी योजना, उनके हितों की रक्षा कर पाए। तो ये भी हर देश के ऑब्जेक्ट में शामिल होता है कि वह उनके लोगों के बने हुए वातावरण की सुरक्षा कर पाए, रक्षा कर पाए। तो अमेरिका की विदेश नीति का समर्थन उनके जनतंत्र है। अमेरिका की विदेश नीति इतनी बढ़िया क्या है क्योंकि उनको जनतंत्र का समर्थन होता है। प्रथम महायुद्ध से पहले जनतंत्र की
जनतंत्र की रक्षा के लिए लड़ा गया था प्रथम। इसी तरह बाद के द्वितीय महायुद्ध के समय रूजवेल्ट ने अमेरिका का उद्देश्य हिटलर की तानाशाही को नष्ट करने और प्रथम और प्रत्येक स्थान पर भाषण की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, अभाव से स्वतंत्रता और भय से स्वतंत्रता की स्थापना के लिए उद्देश्य रखा। यानी कहने का मतलब है कि अमेरिका की विदेश नीति का एक मेन उद्देश्य है उनके लोगों की रक्षा करना। यानी ये जो जनतंत्र बना हुआ है, लोगों की जो ये व्यवस्था है देश के प्रति, वह कभी न टूटे, इस तरह का एक उद्देश्य लेकर विदेश नीति बनाई जाती है। इवन अमेरिका की तो इसी आधार पर बनी है। आगे बात करते हैं साम्यवाद का, और ये अमेरिकन विदेश नीति का टॉप मोस्ट उद्देश्य है। देखिए साम्यवाद का मतलब आपको पता होगा। साम्यवाद जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य कहीं न कहीं दुश्मनी नजर आती है, उसी तरह सोवियत संघ जो इवन वारिस है रूस अभी और अमेरिका, दोनों के मध्य भी इसी प्रकार की कहते हैं ना कि डॉग कैट की जो फाइट होती है, इवन इसी प्रकार की फाइट भी है। यहाँ पर है कि अमेरिका शुरुआत से ही, स्टार्टिंग से ही साम्यवादी अवधारणा या साम्यवादी विचारधारा का विरोध करता आया हुआ है। ये शीत युद्ध भी किस लिए था? साम्यवाद का विरोध करने के लिए था। अमेरिका अपनी नीति, अपने विचार को पूरे विश्व में व्यापक रूप में प्रसारित करना चाहता है, तो उसकी इस नीति के सामने सोवियत विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा काफी बार आड़े आई थी। तो अमेरिका की विदेश नीति का उद्देश्य है साम्यवाद को रोकना, साम्यवाद को रोकना, तो ये इसका उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य है भी। आगे बात करते हैं पॉइंट नंबर 4। तो पॉइंट नंबर 4 है तनाव कम करना। यस, सोवियत संघ और अमेरिका दोनों ही पारस्परिक तनाव को कम करने की चर्चा करते रहे। दोनों एक दूसरे के तनाव बढ़ाने का आरोप लगाते, यानी कहते तनाव तो कम करो, लेकिन एक दूसरे पर आरोप लगाकर तनाव बढ़ाते भी है। यानी ये तनाव कहने का मतलब शीत युद्ध कहीं ना कहीं इन दोनों की वजह से था। तो उनकी विदेश नीति में प्रयास तो किया गया तनाव को कम करना। जैसे बात करें अणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो 1963 में हुई थी, इसके अलावा परमाणु अप्रसार संधि 1968 जिसका भारत ने विरोध किया था। इसके अलावा बात करें कि सॉल्ट प्रथम और द्वितीय जो समझौता हुआ था, जिसको हम अगर कहें INF संधि, और ये संधि हुई थी 1987। इसके अलावा स्टार्ट संधि, देखो मैं आपको कुछ बता ही देता हूं। देखो परमाणु अप्रसार संधि ये कब हुई थी? 1968 में हुई थी। इसके अलावा सॉल्ट 1973 में सॉल्ट संधि जो हुई थी, ठीक है ना। नेक्स्ट की बात करें ये यहाँ पर जो इवन अलग कलर है तो वो देख लीजिए, थोड़ा चेंज कर लें। 1987 की बात करें सॉल्ट, ठीक है ना। नेक्स्ट एक जो संधि थी इनके मध्य वो थी स्टार्ट संधि। और ये संधि की बात करें तो ये संधि, ये जो मैंने तीनों उदाहरण आपको दिए ना डियर, ये तीनों ही उदाहरण 1991 और 93 बना था। ये तीनों ही अमेरिकी विदेश नीति के अंतर्गत उनकी वजह से ये संधि समझौते किए गए, क्योंकि ये चाहते हैं तनाव को कम किया जाए, तो इसलिए उन्होंने विश्व के समक्ष इस प्रकार से प्रयास किए हैं तनाव को कम करने का। नेक्स्ट बात करें 5वां इनकी विदेश नीति का उद्देश्य विश्व शांति। यस विश्व शांति के भारत की विदेश नीति में देखा होगा वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व मेरा परिवार है। इस प्रकार से भारत की विदेश नीति का भी उद्देश्य है विश्व शांति। तो अमेरिका की विदेश नीति का भी यही उद्देश्य है कि ये विश्व में शांति बनाई रखे, इसलिए 1955 से ही उनके ये प्रयास इस संबंध में जारी है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें आतंकवाद का उन्मूलन। आतंकवाद का आपको पता होगा 9/11 पता है ना? नहीं, ओके। देखिए हम बात कर रहे हैं 11 सितंबर 2001। ये वह दिन है जिस समय अमेरिका के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने तबाही मचा दी थी, बिल्डिंग उड़ा दी थी। यानी बिल्डिंग के अंदर हवाई जहाज सीधे गाड़ी, मतलब कहने का मतलब है कि हवाई जहाज उड़ाए थी। यानी 9/11 की घटना बहुत ही दिल दहलाने वाली थी। अमेरिका के वहाँ वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है उसको उड़ा दिया गया था, और आतंकवादियों ने पूरी तरह से खुलेआम अमेरिका को चैलेंज दिया था। यानी कहने का मतलब है कि आतंकवाद का उन्मूलन तब से किया जा रहा है जब अमेरिका के अंदर घुसकर आतंकवादियों ने वहां पर उनकी सभी को बिगाड़ने की कोशिश की। तो उसके बाद अमेरिका की जो विदेश नीति का उद्देश्य है वो है आतंकवाद का सफाया करना,
आतंकवाद का क्या करना, सफाया करना। तो इसी के तहत अमेरिका ने जैसे बात करते थे कि भारत भी यही चाहता है कि अमेरिका अपनी आतंकवादियों की उन्मूलन में सपोर्ट करे। इवन इस प्रकार से हर देश भी ये चाहता है कि आतंकवाद का सफाया हो। लेकिन अमेरिका ने इस पर कब ध्यान दिया, जब 9/11 यानी ये जो घटना हुई, क्योंकि उस समय बात करें तो विश्व व्यापार केंद्र जो है अमेरिका में, पेंटागन जो रक्षा मुख्यालय है, उस पर सीधी जो कार्रवाई की थी ना अमेरिका आतंकवादियों ने, उसके बाद अमेरिका हरकत में आ गया और उसका अब विदेश नीति का उद्देश्य है आतंकवाद का उन्मूलन। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अमेजिंग तरीके से आपको ये टॉपिक का फर्स्ट पार्ट समझा दिया कि अमेरिका की विदेश नीति की निर्माणकारी तत्व और उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट वाले पार्ट में अमेरिका की विदेश नीति की विशेषता देखेंगे। कैसा लगा क्लास एंड वीडियो, और आपको समझ में आया कि नहीं आया, इस बारे में कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे मोस्ट इंपॉर्टेंट और अदर इंपॉर्टेंट आपकी क्लास को लेकर, अपडेट को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।